कि आपके मन में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इतने अनस्टेबल एनवायरनमेंट में, इतना जियोपॉलिटिकल अनस्टेबल एनवायरनमेंट, उसके बावजूद ये खड़ा कैसे हुआ? आसपास अनस्टेबिलिटी थी पॉलिटिकल, लेकिन अंदर इनकी अपनी पॉलिटिकल सरकार बहुत स्टेबल थी। वॉरेन बफे और बिल गेट्स भी बोलते हैं कि इजराइल इतनी सारी आसपास तकलीफों के बावजूद सबसे स्टेबल देशों में से है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट जायंट आज यहां के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नैस्डैक में। अगर आप देखें लिस्टेड कंपनी में इजराइल की कंपनी चाइना के बाद सबसे ज्यादा है। अगर आप जापान की कंपनी सारी जोड़ लें, इंडिया की जोड़ लें, जर्मनी की जोड़ लें, साउथ कोरिया की जोड़ लें, फ्रांस, यूके सब जोड़ लें, वो भी नैस्डैक में इसकी बराबरी नहीं कर सकता। इजराइल की टेक इनोवेशन का स्टार्टअप, इसको सिलिकॉन वैली ऑफ मिडिल ईस्ट बोला जाता है। आज सबसे ज्यादा तेजी के साथ टेक्नोलॉजिकल हब और स्टार्टअप यहां बन रहे हैं, सबसे तेजी से इनोवेशन हुए हैं। कोई भी दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ले लो, उसका R&D सेंटर अगर इनको विश्वास है तो इजराइल पे है। इनको इजराइल की सरकार पे, इजराइल की मैन पावर पे, इजराइल की पॉलिसीज पे, सारी अमेरिकन सिलिकॉन वैली की कंपनीज को बहुत विश्वास है। बैक ऑफिस सेटअप यहां बनाना शुरू किया। इन्होंने किया क्या? एक इंटरनल संस्था बना दी इसके लिए, इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी। उसका एक ही काम है, 4.5% अपने जीडीपी का हिस्सा इनोवेशन को बिल्ड करने में, रिसर्च को बिल्ड करने में डाल देते हैं। ये अमेरिका ही है पूरी दुनिया में जो इतना पैसा रिसर्च और इनोवेशन में डाल रहा है। उसके बाद नंबर 2 वर्ल्ड के अंदर इजराइल है। जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा कोई नहीं डालता है। इसी यही तो कारण है। आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज कहां बने? वो माइक्रोसॉफ्ट यूएस ने नहीं बनाया, माइक्रोसॉफ्ट इजराइल ने बनाए। सिस्को ने अपनी सारी टेक्नोलॉजी यही तैयार करी। मोटरोला का जो फोन हुआ करता था ना, पहले दुनिया में फोन आते थे, वो ईंट जैसे फोन आज तक आप इस्तेमाल कर रहे होते अगर मोटरोला ने इजराइल के अंदर बैठ करके उसको इनोवेशन बिल्ड नहीं किया होता। पहली बार फोन का साइज जो एक्चुअली छोटा हुआ दुनिया में यही हुआ। यूएसबी पोर्ट और यूएसबी जिससे आप आज ट्रांसफर भी करते हैं, जो पेन ड्राइव होती है, वो पेन ड्राइव भी और यूएसबी पोर्ट भी कहां बने? पहली बार इजराइल में ही बने थे। आईबीएम को जब दुनिया की सबसे बड़ी R&D फैसिलिटी बनानी थी अमेरिका के बाहर, तो उसको इजराइल ही पसंद आया। दुनिया के सबसे ज्यादा बायोटेक स्टार्टअप इजराइल में ही हो रहे हैं। वॉइस मेल टेक्नोलॉजी पहली बार इजराइल में बनी थी। पहला कंप्यूटर का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर 1979 में इजराइल में ही बनाया गया था। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको आप VoIP बोलते हैं, जिस पे आप फोन पे बात किया करते थे, वो टेक्नोलॉजी पहले इजराइल में ही आई थी। दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन राउटर सिस्को के द्वारा इजरायली इंजीनियरों ने तैयार किया था। एक्चुअली जो ये जो छोटा सा देश है ना, यही इनकी कमजोरी नहीं, इनकी ताकत बन गया। कैसे ताकत बन गया? क्योंकि देश छोटा है तो ये कुछ भी बनाते हैं उसको तेजी से स्केल करके, क्योंकि अपने देश में ज्यादा बेच नहीं सकते, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है, मार्केट साइज नहीं है, तुरंत इजराइल से निकल के पूरी दुनिया पहुंच जाते हैं। हुआ यही, क्योंकि जब ये इजराइल से निकल के पूरी दुनिया में जाने की इनको आदत पड़ गई, तो दुनिया का एक्सपोजर लेके अपने देश में फिर से आ गए। अपने देश में क्या है? अपने देश में बहुत आदमी, बहुत जनता है, जो बनाएगा अपने गल्ले पे यही बैठ के बेचता रहेगा, लोग आके लेते रहेंगे। इजराइल में बड़ी दिक्कत थी है जी, इजराइल है छोटा सा, तो वहां से इनका ग्लोबल माइंडसेट बिल्ड हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया? ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट और ग्लोबल स्टार्टअप्स को इनके प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया अपने देश में और बोला कि मिल करके यहां पे कंपनी खरीदो, मिल करके टेक्नोलॉजी बिल्ड करो, मिल करके इन्वेस्टमेंट करो। तो वहां पे कल्चर आ गया। इससे इन्होंने एक मॉडल चालू किया, जिस मॉडल को ग्लोबली क्या बोलते हैं? ICDS मॉडल। ICDS मॉडल को ध्यान से समझिएगा। पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम क्या चल रही है मार्केट में। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद ये अपनी पूरी मैन पावर को, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जो R&D सेंटर है वहां पे उनको बोलते हैं, देखो यंग बच्चों को एक काम करो, ये प्रॉब्लम मिल गई है, इसका सोल्यूशन बनाओ, क्रिएट करो, क्रिएट करो उसका सोल्यूशन, और क्रिएट करके उसके बाद अपने देश में पहले डिलीवर करो सब लोगों को। अपने यहां पे जो कॉर्पोरेट है उनको डिलीवर करो पहले सोल्यूशन, उनको डिलीवर कर दिया, यहां पे सोल्यूशन चल गया, बहुत बढ़िया चल गया। उसके बाद पूरा देश मिलकर इसको दुनिया भर में सेल करता है। इसको बोलते हैं ICDS। पहले क्या करो? पहले आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम को, उसी का सोल्यूशन यही क्रिएट करो, पहले आसपास आपस में डिलीवर कर दो, फिर पूरी दुनिया में जाके सेल करो। ये टेक्नोलॉजी तैयार करते हैं, बाकी दुनिया में जाके उसके बाद सेल करते हैं। उसको पेटेंट कर लेंगे, उसके कॉपीराइट ले आएंगे, उसकी रॉयल्टी इनकम जनरेट करेंगे, उसको जाकर के बाहर फ्रेंचाइज आउट कर देंगे, उसको लाइसेंस आउट कर देंगे। तो अपने देश में ये ज्यादा बनाने में झंझट नहीं लेते, अपने देश में दिमाग पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कह रहे सबसे बढ़िया हमारी इंजीनियर, मैन पावर, जितने टेक्निकली स्मार्ट लोग हैं उन पे इन्वेस्टमेंट करो, उनको बोलो तू वो प्रॉब्लम सॉल्व कर जो दुनिया में कोई नहीं कर रहा, उसको यहां सॉल्व कराएंगे, पहले यहां पे लाकर डिलीवर करेंगे अपने कॉर्पोरेट को, उसके बाद दुनिया भर में बेचेंगे। इजराइल की सफलता की आपको टेक्नोलॉजी की कहानी में समझाने के लिए 3 स्टेप बताता हूं, इसको समझेंगे आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा। पहले स्टेप में ये क्या करेंगे? जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं पूरी मार्केट के अंदर, उसके लिए ये अपने R&D सेंटर्स में, अपने एकेडमिक सेंटर्स में, अपनी लेबोरेटरीज में, अपनी मैन पावर पे पैसा लगा देते हैं। देखो भाई तुम पूरी जान लगा दो, इसका सोल्यूशन निकालो बस। वो बैठ करके पूरी जान लगाएंगे और उसका सोल्यूशन तैयार करेंगे। उसके बाद आएगा स्टेप 2, जहां पे आते हैं TTO, इनके यहाँ टेक ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब मान लो पहले स्टेप में उसने पेन ड्राइव बना दी कुछ, अब पेन ड्राइव बनाई तो टेक ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे? दुनिया के बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स को बुलाएंगे, उनको बोलेंगे सुनो भाई, हमारे आदमी ने यहां पे इस रिसर्च सेंटर में पेन ड्राइव तैयार करी है, ये आपको बहुत काम आ सकती है, बताओ कितने में खरीदोगे हमसे? तो टेक ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन मान लो किसी बड़े कॉर्पोरेट को, मल्टीनेशनल जायंट को बुला करके वो टेक्नोलॉजी उनको बेचेगा, जिससे उनको पैसा मिलेगा। और फिर वो टेक्नोलॉजी अपने देश में पहले सबको बेचेंगे, उसके बाद उसको लाइसेंस आउट करा देंगे पूरी दुनिया में उस कंपनी के माध्यम से। तो अब पूरी दुनिया में हो सकता है R&D वाला आदमी ना बेच पाए, साइंटिस्ट ना बेच पाए, इंजीनियर ना बेच पाए, उसको वो समझ नहीं है, उसको कमर्शियल वायबिलिटी का पता नहीं, उसको वैल्यूएशंस का नहीं पता, उसको स्केलेबल मॉडल्स का नहीं पता, उसको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो TTO बीच में, टेक ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन, आज हमारे देश में बहुत जरूरी है। देखिए अमेरिका के अंदर हर 10,000 लोगों में से आज लगभग 80 लोग रिसर्च साइंटिस्ट है, लेकिन इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे हर 10,000 लोगों में से 120 लोग रिसर्च साइंटिस्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट को अट्रैक्ट करता है कि मैं यहां के पैसा लगाऊंगा, मेरा पैसा ज्यादा ग्रो करेगा। उसके बाद इतने पे रुका नहीं, ये क्या कहते हैं? VC को बोलते हैं, देख भाई VC, दुनिया भर के सबसे बढ़िया VC हमारे देश में आओ और हम तुमसे इनकम टैक्स भी नहीं लेंगे, तुम यहां नोट छापो, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन उस बहाने हो क्या रहा है? बाहर से पैसा आता है और यहां का छोटा छोटा
स्टार्टअप आगे बढ़ जाता है। अब इन्होंने देश में नई स्कीम निकाली। इन्होंने बोला देख भाई तू एक स्टार्टअप है। अब आप सुनिएगा ध्यान से, फिर मैं अपने व्यूअर्स से बोल रहा हूं, तेरे पास बढ़िया आइडिया है? हाँ जी मेरे पास अच्छा आइडिया है। अच्छा कोई बात नहीं जी, अपने आइडिया को लेके तू आप मेरे सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट कर इस आइडिया को। तो कितना पैसा चाहिए तेरे को आइडिया के लिए? आपने बोला सर मेरे को ना कोई 10 करोड़ रुपया चाहिए। आप दे दो। तो ये सरकार क्या बोलेगी इजराइल की, आओ जी आओ, कोई बात नहीं, अपना आइडिया दिखाओ, आइडिया पसंद आया आपको 10 करोड़ रुपए दे देंगे। लो भाई 10 करोड़ रुपए हमारी तरफ से पकड़ो आप, अब आकर के हमारी सरकार के अंदर इसको इन्वेस्ट करो, हमारे देश को थोड़ा बेनिफिट दो। अगर तो आपका आइडिया चल गया तो आपसे 10 करोड़ रुपए का मात्र इंटरेस्ट ले लेंगे, बस और कुछ नहीं, केवल इंटरेस्ट ले लेंगे। और अगर आपका आइडिया फेल हो गया और 10 करोड़ रुपए आपसे बर्बाद हो गए तो कोई बात नहीं जी, बर्बाद तो हो ही जाते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा, घबराओ मत, उत्साह बढ़ाएंगे, बाउंस बैक करो, अगला आइडिया लेकर के आओ। अब लोगों वहां पे ना क्या है, आदमी के मन में दिमाग में घूम गया है, और जी फेल होने की टेंशन मतलब खुल के खेलो, सरकार खुद ही पैसा लगा देती है, कहती है 5 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ जो आ रहा है उसको पैसा दे रही है सरकार, कह रही है अगर तुम्हारा आइडिया बढ़िया है हमको दिखाओ, हम उसको वैलिडेट करेंगे, अगर तो तुम सफल हो गए तो तुमसे इंटरेस्ट ले लेंगे, और तुम विफल हो गए घबराओ मत, हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। ऐसे माहौल के अंदर लोग बढ़ रहे हैं, और वीसी को भी लग रहा है भाई मैं अगर कमाऊंगा यहां मुझसे टैक्स भी नहीं लिया जाएगा, तो दुनिया भर का इकोसिस्टम रेडी हुआ है। अब इन्होंने क्या कहा, मल्टीनेशनल को बोला देखो भाई तुम यहां आओ, हम तुम्हारी मदद करते हैं, यहां पे माइक्रोसॉफ्ट तुम आओ, सिस्को, गूगल, एप्पल सब आओ यहां पे। क्या करोगे, पहले 2 साल तक ये तुम्हारे एम्प्लॉयज की तनख्वाह है ना, उसका 40% तनख्वाह हम दे देंगे एम्प्लॉयज को। अब क्या होगा, इजराइल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, लगभग 98% एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है पूरे देश के अंदर, इसलिए सबसे ज्यादा रिचेस्ट देशों के अंदर आज इसका नाम आता है। क्यों? मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में नाम आता है। अब माइक्रोसॉफ्ट यहां आया और उसने क्या किया जी, पहले 2 साल जितनी भी तनख्वाह, मान लो 100 करोड़ रुपए तनख्वाह है, तो ये कहते हैं पहले 2 साल के 100 करोड़ रुपए में 40 करोड़ रुपए इजरायली सरकार कहती है हम दे देंगे, तुम 60 दो। इजरायली कहती है हम पूरे भी दे सकते थे, लेकिन हम 40% इसलिए देंगे ताकि तुम्हारी भी ओनरशिप रहे, थोड़ा पैसा तुम लगाओ थोड़ा हम लगाएंगे, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना। और अपने तो क्या है, यहाँ पे कोई बाहर से आए तो डंडा लेके खड़े हो जाओ बंगाल में, जाबे जाबे हो गए ना, टाटा को निकाल करके भेज दिया गुजरात के अंदर दीदी ने। यहाँ पे लोग, यहाँ पे तो ग्रोथ चाहिए ही नहीं किसी को, यहाँ तो सबको क्या राजनीति है जी, सबसे पहले तो मेरी जाति के लोग देखो कहां पे जी, मेरी जाति के कौन मुझे ग्रोथ दिलाएगा, नहीं मेरी जात का है कि नहीं ये बताओ पहले। इसके चक्कर में हमारे देश की सारी ग्रोथ रुकी है। अपनी संस्कृति को चलाए रखने के लिए नियम बहुत बनाते हैं, कहीं अजीबोगरीब नियम है, जैसे आप इनके देश में कहीं सुअर पालना अलाउड नहीं है, अगर सुअर कहीं दिख जाए तो मारा जाएगा, और अगर आपने पाला तो आप जेल जाएंगे, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता है, अगर कोई भी बच्चा, यहूदी बच्चा, इजरायली बच्चा दुनिया में कहीं भी पैदा हो उसको ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाएगी। इनकी जो अपनी हिब्रू भाषा है ना, वो 1500 ईस्वी के आसपास पूरी तरह लुप्त हो गई थी, इन्होंने इसको पुनर्जीवित कर लिया, कहीं संग्रहालय बना लिए इन्होंने अपने, संग्रहालय समझते हैं ना जो उनके म्यूजियम्स होते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा म्यूजियम एक छोटे से देश में है, 250 से ज्यादा म्यूजियम इनके यहाँ एक्टिव हैं, जहां लोग जाते हैं इनके म्यूजियम्स में देखते हैं ताकि इनके कल्चर को कोई भूल ना जाए। तो इनकी हिब्रू भाषा वापस जीवित हो गई। वैसे तो उनका 250 किलोमीटर का छोटा सा तट है, उस पर भी इन्होंने 125 बहुत सुंदर बीच बना दिए ताकि टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकें। टूरिस्ट बहुत आ रहा है जिनके देश के अंदर, चारों तरफ से अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते देश को आगे बढ़ा रहे हैं।